जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पहले फांसी की सजा अब दिल्ली से ले जाने की तैयारी। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ने खोल दिए 3 फ्रंट, बताएंगे। आखिरकार बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुना ही दी। इसके बाद अब क्या शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा भारत? आईसीटी से फांसी की सजा मिलने के बाद सबसे पहला रिएक्शन आपको बताएंगे दोस्तों, भारत ने क्या कहा और शेख हसीना का क्या रिएक्शन आया, एक्सक्लूसिव जानकारी बताने वाले हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, बताएंगे कैसे बांग्लादेश में फैसला सुनाने के बाद मचा बवाल, सड़कों पर आगजनी, उतार दिया गया फोर्स दोस्तों। तो वहीं बताएंगे व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिखने लगी ट्रंप की बौखलाहट, 500% टैरिफ लगाने की धमकी। अगर फूटा ये बम तो भारत को पड़ेगा सबसे बड़ा नुकसान उठाना। वहीं आपको बताएंगे क्या कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी, किस संदर्भ में हम आपको ये बात बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती ताकत का, भारत के बढ़ते सम्मान का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे अहम जानकारी की, जहां बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी की ओर से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवाधिकार के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अंतरराष्ट्रीय संधि की वजह से भारत के लिए उन्हें प्रत्यर्पित करना जरूरी हो जाएगा, या फिर भारत ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। अवामी लीग की मुखिया पिछले 5 अगस्त से बांग्लादेश में छात्रों के हिंसक विद्रोह के बाद से भारत में शरण ली हुई है। अब इन्हीं सवालों का जवाब आपको बताने वाले हैं दोस्तों। पहले आपको बताते हैं शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ने 3 कौन से फ्रंट खोले हैं। पहला फ्रंट है भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। जी हां, फैसले के बाद बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने कहा कि वो हसीना के प्रत्यर्पण के लिए फिर से भारत को लेटर लिखेंगे। उनके बयान के थोड़ी ही देर बाद ही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत को लेटर लिख दिया। इसमें फैसले को आधार बनाकर शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की गई। तो वहीं दूसरा फ्रंट इंटरपोल के जरिए अरेस्ट वारंट दोस्तों। इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसका मकसद 194 सदस्य देशों के बीच अपराधियों की जानकारी और गिरफ्तारी के लिए सहयोग करना है। बांग्लादेश अगर शेख हसीना को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करना चाहता है तो वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाएगा। रेड कॉर्नर नोटिस किसी व्यक्ति की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी की सूचना होती है जिसे सदस्य देशों के पुलिस के पास भेजा जाता है। हालांकि भारत में किसी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय कानून और संविधान की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। भारत सरकार यह निर्णय करेगी कि क्या शेख हसीना को गिरफ्तार किया जाए और बांग्लादेश को उन्हें प्रत्यर्पित किया जाए या नहीं। इस प्रक्रिया में न्यायिक अनुमति भी जरूरी होती है। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना भारत इंटरपोल के अनुरोध पर किसी को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकता। तीसरा फ्रंट है बांग्लादेशी एनएसए का दिल्ली दौरा दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल अगले हफ्ते अपने बांग्लादेशी समकक्ष खलीलुर रहमान को दिल्ली में होस्ट करने वाले हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच वर्तमान तनाव के बीच ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रहमान भारत में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेशी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। यह कॉन्क्लेव 19-20 नवंबर को आयोजित होगा। रहमान का यह दौरा भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सिक्योरिटी डायलॉग को बनाए रखने की दिशा में अहम है। इस दौरे के पर रहमान एनएसए अजीत डोभाल जी के सामने हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 फ्रंट खोले हैं बांग्लादेश ने भारत में शेख हसीना को लेकर। लेकिन वहीं दोस्तों आपको ये बता दें कि इस फैसले के बाद भारत की ओर से पहला रिएक्शन क्या आया, उससे पहले आपको बताते हैं शेख हसीना का पहला रिएक्शन क्या आया। दोस्तों शेख हसीना ने बांग्लादेश कोर्ट की ओर से सुनाए गए सजाए मौत के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले और सारे आरोपों को नकारते हुए कह दिया कि ये पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित हैं। शेख हसीना ने कहा कि मेरे विरुद्ध सुनाए गए ये फैसले ऐसे धांधलीपूर्ण ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए हैं जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार ने स्थापित किया है और चला रही है, जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश है ही नहीं। उन्होंने फैसले को पक्षपाती और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए कहा कि मेरे लिए फांसी की घृणित मांग करके वे साफ दिखा रहे हैं कि वे अंतरिम सरकार के भीतर मौजूद उग्रवादी तत्व किस तरह से बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं और अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त करना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें शेख हसीना को मिली सजाए मौत पर भारत का पहला रिएक्शन क्या आया, तो भारत ने कह दिया कि वो फैसले पर ध्यान दे रहा है और बांग्लादेश के हितों के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की ओर से
जारी बयान में ये कहा गया है कि उसने बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के खिलाफ सुनाए गए फैसले को नोट किया है। भारत ने दो टूक कहा है कि एक करीबी पड़ोसी होने के नाते वो बांग्लादेश की जनता के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और भारत हमेशा इन मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहेगा। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत भविष्य में भी बांग्लादेश से जुड़े सभी पक्षों से रचनात्मक संवाद जारी रखेगा ताकि देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक माहौल कायम रहे। यानी कि भारत ने कहीं ना कहीं ये बयान देकर बता दिया है कि हमें पड़ोसी देश से मतलब है, यानी पड़ोसी देश की सरकार नहीं बल्कि पड़ोसी देश के जनता से मतलब है और जनता के हितों को महफूज रखा जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों भारत भी अपने न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही ये सारी चीजों का मूल्यांकन करेगा कि आखिरकार करना क्या है। इतने आसानी से भी भारत शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित नहीं करने वाला, क्योंकि वहीं दोस्तों शेख हसीना के बेटे ने भी इस बात पर जवाब दिया। उनके बेटे और एडवाइजर सजीव वाजिद ने इसी तरह के फैसले की आशंका के आधार पर राइटर्स से पहले कहा था कि वो मेरी माँ क्या कर सकते हैं, मेरी माँ भारत में बहुत ज्यादा सुरक्षित है, भारत उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा दे रहा है जैसे एक राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। जी हाँ, अब देखना ये होगा मोहम्मद यूनुस की चाल कामयाब हो पाती है या फिर भारत मोहम्मद यूनुस को भी परास्त कर पाता है। क्या लगता है दोस्तों, आपको बताना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि हर हाल में भारत को शेख हसीना को महफूज रखना ही होगा और मोहम्मद यूनुस के चाल को विफल करना होगा, हसीना का प्रत्यर्पण रोकना होगा, तो कमेंट में अपनी राय देते हुए दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को भी ऐसे ही आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान की सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा था, लेकिन बाद में एक तख्ता पलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी दोस्तों। इतना ही नहीं, शेख हसीना को इधर सुनाई गई सजाए मौत, उधर ढाका की सड़कों पर शुरू हो गया बवाल। सजा सुनाए जाने के बीच शेख हसीना के विरोधी भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और उन्हें फांसी देने की मांग करने लगे। ढाका के धान मंडी 32 इलाके में शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आ रही हैं। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब ढाका कॉलेज के छात्र 2 बुलडोजर लेकर धान मंडी को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। शेख हसीना के समर्थक ग्रुप ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने आकर मामलों को संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए साउंड ग्रेनेड दाग दिए। तो ये हालात है दोस्तों अभी बांग्लादेश के। आपकी इस पर क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिखने लगी ट्रंप की बौखलाहट, 500% टैरिफ लगाने की धमकी। अगर फूटा ये बम तो भारत को पहुंचेगा बड़ा नुकसान। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किस करवट पलट जाएंगे ये पता नहीं होता। कभी वो भारत के साथ ट्रेड डील की बात करते हैं तो कभी अनाप शनाप टैरिफ लगाते हैं। खासकर रशिया से तेल खरीदने पर उनका रवैया सख्त रहा है। रूसी तेल की खरीद के चलते ही भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है। अब उन्होंने उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही है जो रशिया के साथ कारोबार करते हैं, रूसी तेल खरीदते हैं। ट्रंप ने यह बात उस वक्त कही है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। 5 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी जी से मुलाकात के दौरान तेल से लेकर ट्रेड पर बात होगी। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के नई दिल्ली दौरे से पहले ट्रंप की बौखलाहट दिखने लगी है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ऐसे में ट्रंप के इस ऐलान से भारत पर सीधा असर होगा। अगर ये कहें कि ट्रंप ने भारत को रूसी तेल की खरीद पर खुली धमकी दी है तो गलत नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत समेत दुनिया के कई देशों को चिंता में डाल दिया। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे कानून के समर्थन में है जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी प्रतिबंध या 500% तक टैरिफ लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर रूस के साथ कारोबार करता है तो उसे 500% टैरिफ और प्रतिबंधों का सामना करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ कारोबार करने वालों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ट्रंप रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर यूक्रेन के साथ युद्ध रुकवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने टैरिफ को हथियार बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों का असर भारत और रशिया जैसे देशों पर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि दोनों ही रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है। वहीं दोस्तों भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी कार्य करता नजर आ रहा है। दोस्तों
अमेरिका के साथ एलजीपी की मेगा डील, ट्रम्प से गैस खरीदेगा अपना भारत, किसे कितना फायदा बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील हो चुकी है। भारत ने अमेरिका के साथ एलजीपी गैस की डील कर दी है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां अमेरिका से 2.2 MTPA LPG आयात करेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस सौदे से संबंधित जानकारी दी। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से सोमवार को दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुरी ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बता दें, मदीना हादसे में 43 भारतीयों की मौत से पीएम मोदी जी दिखे दुखी। शोक जाहिर करते हुए कहा कि सऊदी अरब के अधिकारियों के संपर्क में हैं हम। जी हां, सऊदी अरब में सोमवार को हुए सड़क हादसे में 43 भारतीयों की मौत हो गई। बता दें कि मक्का से मदीना जाते समय बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लगने के कारण यह हादसा हुआ। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख जाहिर किया। मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जैसा कि उनका ये ट्वीट आप स्क्रीन पर सामने देख भी पा रहे होंगे। मोदी जी ने बताया कि रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, खालिस्तानियों का अब घास नहीं डालने वाला कनाडा। दोस्तों, मोदी जी की कूटनीति रंग लेकर आई है। ट्रम्प ने टैरिफ लगाए तो समझ में आई भारत की अहमियत, रिश्ता सुधार रहे कनाडाई पीएम कार्नी। जी हां, कनाडा सरकार ने धीरे धीरे खालिस्तानी अलगाववादियों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने कार्यकाल के दौरान खालिस्तानियों का समर्थन करके भारत और कनाडा के संबंध काफी खराब कर दिए थे। जस्टिन ट्रूडो ने तो भारत पर कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवाद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर कोई भी सबूत पेश नहीं किया। ट्रूडो ने कनाडा से भारतीय डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, जिसके बाद भारत ने भी कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निकालकर वैसा ही जवाब दे दिया था। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर कनाडा की इकोनॉमी को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया तो कनाडा को भारत की अहमियत समझ आने लगी। कनाडा का राजनीतिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे खालिस्तानी अलगाववादियों से खुद को अलग करने लगा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले दिनों कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं या संकेत दे दिए हैं जिससे पता चलता है कि कनाडा की लिबरल सरकार भारत के साथ संबंधों को फिर से बनाने और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।